मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप लोग बच्चों पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं और पूर्व में हमने विदेश नीति का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत आपने बच्चों रूस की विदेश नीति पढ़ी थी और आज हम अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक स्थिति, मानवीय स्रोत, प्राकृतिक संसाधन, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हितों पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है, जैसा अन्य किसी भी देश की विदेश नीति के होते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है भौगोलिक स्थिति। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूरब एवं पश्चिम में मछलियाँ। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है और इसी कारण से संपूर्ण विश्व में अमेरिका ने एक महाशक्ति के रूप में अपना स्थान बनाया। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुंचाई है और सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका के पास अनुकूल परिस्थितियां हैं। प्राकृतिक साधन अमेरिका के पास प्रचुर संसाधन है। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी एक गृह समस्या थी, आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सुरक्षात्मक शक्ति की यदि बात की जाए तो अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए, जिससे कि राष्ट्र सुरक्षित रह सके। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। मानवीय स्रोत है अमेरिका के पास विदेश नीति के निर्माण में, इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण योगदान है। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं, दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। संवैधानिक बंधन भी महत्वपूर्ण है। जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को कई जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते हैं उसका सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई महसूस होती है जब राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत है। तो इस प्रकार से जो अमेरिका की विदेश नीति का जो निर्माणक तत्व है वो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि हर राष्ट्र के अपने कुछ हित होते हैं
जिनके आधार पर वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसी तरह अमेरिका की विदेश नीति के अपने लक्ष्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा। अपनी सुरक्षा को मजबूती के साथ अमेरिका बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम महायुद्ध अमेरिका ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और संसार में प्रत्येक स्थान पर भाषण, धर्म, अभाव में स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने का दृढ़ संकल्प रखा। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे, एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने के आरोप भी लगाते रहे। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, INF, स्टार्ट, इन पर दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिला कि अमेरिका सोवियत संघ और रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता था। इस प्रकार अमेरिका ने तनाव कम करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। विश्व शांति की स्थापना करना अमेरिका का उद्देश्य रहा है। डल्लेस ने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का अवसर प्रदान करना है। सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। यह ऐसी विश्व व्यवस्था की ओर संकेत था जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। अमेरिका विश्व का बहुत बड़ा आयातक है। अमेरिका ने बहुत प्रगति की है। तकनीकी आविष्कार से वहाँ के पूंजी बाजार में तेजी आई और कई संस्थाओं ने अमेरिका की इच्छाओं के अनुरूप ही कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भी अमेरिका की इच्छाओं के आधार पर कार्य करती रहीं। अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए हमेशा अमेरिका ने अपना जो प्रयास है उसे जारी रखा है। 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए उतना तत्पर नहीं था। भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा और अमेरिका ने शाब्दिक संवेदनाएं ही प्रकट करी। लेकिन जब WTC और पेंटागन पर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया आतंकवाद को समूल नष्ट करने का और इसे संपूर्ण सभ्यता के खिलाफ माना। तो ये अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य रहे हैं और अमेरिका की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि साम्यवाद का अवरोध करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवाद का अवरोध मतलब कम्युनिज्म का विरोध करना अमेरिका की विदेश नीति की मुख्य विशेषता रही है। जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करता। इसी तरह से अमेरिका ने साम्यवाद का विरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया, जिनमें से प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, एंजस, सीटो, बगदाद पैक्ट आदि। तो इस तरह की जो सैनिक संधियां थी अमेरिका द्वारा की गई। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृत संकल्प रहा है। अमेरिकी पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देश पोलैंड, हंगरी और चेक गणतंत्र को
इस संगठन में शामिल किया गया। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति अमेरिका की विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। इसके कई उद्देश्य हैं। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, प्रगति के लिए मैत्री। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों का समर्थन करना अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता रही है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की गई। अमेरिकी राजदूतों का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। अमेरिका ने लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप भी किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास दखल का सिलसिला जारी रखते हुए 1983 में ग्रेनेडा, 1989 में पनामा, 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल दिया। 1994 में लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेनाएं हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस के नागरिक विमानतल पर उतरी। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति भी रही है अमेरिका की। रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के तहत पहले बदले की कार्यवाही के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो तथा रूस के संगठन ग्लाबकायसास को 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल किया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना रहा। अमेरिकी दबाव के कारण ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ नीति अमेरिका की ऐसी रही है विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की। 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका विशेष दिलचस्पी रखता है क्योंकि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी का कारण यह भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अमेरिका माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे थे और इसी दृष्टि से जो अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट इन एरियाज में दिखाया। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। इस तरह का विचार अमेरिका ने जो 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया और इस तरह का विचार प्रकट किया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित एवं उपग्रही डिपेंडेंट और सैटेलाइट राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप आर्म्ड इंटरवेंशन की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहां तहां युद्ध करता है जैसे अफगानिस्तान और इराक में, और उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करके स्वयं वहां से हट जाता है। तो ये कुछ अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं रही है और इसी तरह से अमेरिका की विदेश नीति की अपनी एक विशेष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की विदेश नीति एकदम नई स्थिति में पाई गई। इस युद्ध में
जर्मनी, जापान और इटली की शक्ति नष्ट हो गई थी तथा ब्रिटेन और फ्रांस इतने कमजोर हो गए थे कि वे द्वितीय श्रेणी की शक्तियां मात्र रह गए। अमेरिका ने पाया कि युद्ध के बाद केवल वह विश्व की महानतम शक्ति है और साथ ही साम्यवाद और सोवियत संघ विरोधी पश्चिमी दुनिया का प्रधान संरक्षक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका विदेश नीति का प्रधान लक्ष्य साम्यवादी खतरे का सामना करना और सोवियत संघ व साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि को रोकने की दृढ़ व्यवस्था रहा है। इसके लिए उसने अलगाववाद का परित्याग कर न केवल यूरोप के मामलों में रुचि ली, बल्कि सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका के मामलों में सक्रिय दिलचस्पी ली। तो इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की विदेश नीति का एक नया दृष्टिकोण बना, जिसका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे।